दौरान पत्रकारिता बहुत बड़ी चीज़ होती थी और ब्रिटिश सरकार ने खासकर लॉर्ड लिटन जब गवर्नर जनरल थे तो उन्होंने एक एक्ट पारित किया और पत्रकारिता पर सीधे रोक लगा। दूसरा, हम बताए थे आपको कि सिविल सर्विसेज की जो परीक्षाएं होंगी उसमें दो चीज़ सामने आ गई थी। एक तो परीक्षा लंदन में होती थी, दूसरी थी कि जो परीक्षा की एज है वो बढ़ाने के बजाय घटाना। जैसे आज जो परीक्षा का है अभी 21 वर्ष कर दिया जाए तो किसका सिलेक्शन होगा? 21 या 22 वर्ष कर दिया जाए तो प्रिपरेशन कौन कर लेगा? ग्रेजुएट तक की तुरंत सिलेक्शन हो जाए। तो उस समय ऐसा इसलिए वो लोग कर रहे थे कि भारतीय ना होने पाए। इंग्लैंड में ये परीक्षा होती थी तो इंग्लैंड में ही कोई ले लेगा, तो इस पे भी जो मध्यम वर्ग थे वो रोक लगाना चाह रहे थे। सिविल सर्विसेज में जो अधिकारी होता था वही भारत में एक तरीके से शासन करता था, गवर्नर जनरल के अधीन वो काम करता था। वो यूरोपियन, ज़्यादातर लोग उच्च पद पर यूरोपीय थे। भारतीय लोगों को एकदम निचले पद पे रखा जाता था, क्लर्क के पोस्ट पे रखा जाता था। तो इसलिए भारतीय लोगों में इसका विरोध होना शुरू हो गया। ये जब विरोध होना शुरू किया गया तो कुछ पत्रकार जो है पत्र थे उनको रोक दिया गया और कुछ पत्र ऐसे थे कि जिनमें विरोध किया गया तो उनको सजा भी दिया जाने लगा। तो इसके लिए जब संगठन बना तो एक संगठन बन चुका था 1885 ईस्वी में, कांग्रेस पार्टी का कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था। कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का समूह। एक अंग्रेज अधिकारी था, उसने इस संगठन को बनवाया और इस संगठन को बनाने का उसका उद्देश्य क्या था? ऐसे मान लीजिए आप लोग हमारा विरोध करते हैं, थोड़ी देर सभी लोग विरोध करते हैं, लेकिन अलग अलग जगह विरोध करेंगे तो हमको जानकारी नहीं होगी। तो वैसे ही जब भारतीय मध्यम वर्ग ब्रिटिश सरकार का विरोध करने लगे तो हमने बताया था छोटी छोटी संस्था हर जगह स्थापित होने लगी। कलकत्ता में भी स्थापित होने लगी, बम्बई में भी स्थापित होने लगी। ये संस्थाएं छोटी छोटी स्थापित हो गई। तो एक अंग्रेज अधिकारी के दिमाग में आया कि ऐसा एक संगठन बनवाया जाए कि एक ही जगह सब लोग एकत्रित हो जाएं और अपनी बात को, जैसे आप लोग बैठे हैं वैसे ही एक जगह एकत्रित हो जाएं और अपना विरोध ये रखकर एक प्रस्ताव पारित करें। तो कांग्रेस पार्टी एक तरीके से एओ ने चाह के अंग्रेजों के लिए वो सेफ्टी वॉल का कॉन्सेप्ट समझते हैं आप? सेफ्टी वॉल कहाँ लगा है? कुकर में क्यों लगा है? ताकि वो फटे ना। हैं? फटे ना सर, सुरक्षा व्यवस्था को बताते हैं। फटे ना नहीं, फटे तो पता चल जाए कि पूरा कुकर ना फटे, तो वहां से बीच से फटेगा तो इतना खतरा नहीं होगा। फटेगा तो है ही है कुकर, ऐसा नहीं है कि आप अगर लगाएंगे तो फटेगा, निश्चित है। लेकिन वो सेफ्टी वॉल इसलिए बनाया जाता है कि बीच से मतलब वो क्या कहते हैं सुरक्षा हो जाता है। हाँ, तो सेफ्टी वॉल इसीलिए देखिए बनाया गया। तो कांग्रेस पार्टी को इसीलिए एओ ने सोचा कि यहाँ लोग विरोध भी करेंगे तो ब्रिटिश सरकार को पता चल जाएगा और ब्रिटिश सरकार को ये जानकारी जब हो जाएगी तो ये विरोध जब उनके सामने रहेगा तो उसका वो उपाय ढूंढ लेंगे। तो ऐसा उनके मन में आया अंग्रेजों के। तो शुरू तो हो गया कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी में जब सम्मेलन हुआ तो अंग्रेजों का कोई विरोध नहीं, बस उसकी छोटी छोटी मांगे जो थी कि समानता का अधिकार दिया जाए, उच्च पद पर भारतीयों की नियुक्ति किया जाए, पत्रकारिता पर रोक लगा दिया, मतलब पत्रकारिता पर रोक हटा दिया जाए, कृषकों से संबंधित कानून पारित किया जाए जिसमें कृषकों की जो समस्याएं हैं उनको दूर किया जाए।
इसके सचिव योगी थे और अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कहाँ पे सम्मेलन हुआ? बम्बई में ये सम्मेलन हुआ। तो ये कांग्रेस में यहाँ पे हर प्रांत के लोग जो मध्यम वर्ग लोग थे शामिल होने लगे, जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग थे, बंगाल से, मद्रास से, उत्तर पश्चिमी प्रांत से, ये हर जगह से यहाँ पर शामिल होने लगे। और ये शामिल होने लगे तो इन्होंने अपनी बात एक पार्टी के माध्यम से सरकार के पास पहुंचाने का काम किया। मतलब एक पार्टी के थ्रू इनडायरेक्ट, यानी एक संगठन है, ये लोग भी जाने कि अगर ये संगठन से इनडायरेक्ट बैठक करके अगर कोई बात निकलती है तो सरकार भी उसको सुनेगी जरूर। तो 85 में सम्मेलन हुआ, 86 में तो गवर्नर जनरल ने अपनी पार्टी तक दे दी उन सदस्यों को, क्योंकि गवर्नर जनरल तो खुश थे कि ये लोग आएंगे, हमारी बहुत आलोचना नहीं करेंगे, हमको सहयोग के ही करेंगे। तो इसलिए एक गार्डन पार्टी कलकत्ता में दे दी गई, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला था। 1887 ईस्वी में कांग्रेस के मंच से पहली बार ब्रिटिश सरकार का विरोध होना शुरू हो गया, और वो भी पत्रिका के माध्यम से पत्रिका बांटा गया। ये सम्मेलन मद्रास में आयोजित हुआ था, और इससे क्या हुआ कि पत्रकारिता के माध्यम से लोगों के पास ये पहुंचाया गया कि ब्रिटिश सरकार हमारे साथ कुछ अच्छा बर्ताव नहीं कर रही है, कुछ अधिकार हम लोग के छीन रही है, जो कि लोगों के मूल अधिकार। तो इसके लिए पहली बार ब्रिटिश सरकार जब कांग्रेस के इस मंच से होता है तब वो खिलाफ हो जाती है, और वो 1888 का क्या कहते हैं सम्मेलन भी आयोजित करने में रोक लगाने का प्रयास करती है। लेकिन एक राजा थे, अगर हमने बताया था, उस राजा ने एक जमीन खरीद कर इलाहाबाद में दिया कांग्रेस पार्टी को। उन राजा का क्या नाम था? कहाँ के राजा थे? दरभंगा के राजा थे। दरभंगा के राजा थे, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के सम्मेलन के लिए एक लोथर काउंसिल खरीद कर दे दी, क्योंकि ये सम्मेलन आयोजित हो सके। ये किया। इतने तक ब्रिटिश सरकार बहुत पूर्व समझ जाती थी, वो अपने सेफ्टी वॉल की जो कल्पना कर रही थी, उसको लगा कि अब कांग्रेस पार्टी में ब्रिटिश सरकार का विरोध हो गया, और जब विरोध होगा तो जनता के पास ये आवाज़ जाएगी, और जब जनता आवाज़ जाएगी तो जनता सीधे विरोध करेगी। तो इसलिए अब ब्रिटिश सरकार की नीति में थोड़ा बदलाव आता है, वो यहाँ शासन करना चाहती थी। उनका शासन से सीधा यहाँ फायदा था, इंग्लैंड को सीधे लाभ होता था। इंग्लैंड ने 1757 के बाद से 1947 तक जब तक भारत में शासन किया, तब तक वो आर्थिक लाभ बहुत हुआ। इस दौरान तो और अधिक लाभ हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया भी खुल गया था। यहाँ भी वो लोग इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, चारों तरफा कंपनी को भी फायदा हो रहा था, ब्रिटिश सरकार को भी फायदा हो रहा था। तो इसके बाद एक गवर्नर जनरल आते हैं, 1905 में एक नियम बनाते हैं, उनका नाम था लॉर्ड कर्जन। उन्होंने जब देखा कि सब लोग एक हैं, सब लोग में एकता है, तो क्यों ना आपस में बांट दिया जाए। बांट दिया, जैसे आप लोग एक हैं, लेकिन हम आपको अलग अलग कमरे में बैठा दें, जिनकी बहुत आपस में पट रही होगी ना, तो वो लोग तो अलग हो जाएंगे। तो वैसे ही ब्रिटिश सरकार ने बंगाल को बांट दिया। बंगाल, मान लीजिए बंगाल को दो प्रांत में बांट दिया, एक पूर्वी बंगाल और दूसरा पश्चिमी बंगाल। तो बंगाल दो भागों में बढ़ गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। ये दो भाग। पूर्वी बंगाल में जो आज बांग्लादेश है, उसी को पूर्वी बंगाल कहते हैं। बंगाल आज हमारा एक राज्य है, किस राज्य के रूप में? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। तो जो पश्चिम बंगाल है वो इंडिया में है, और जो पूर्वी बंगाल है वो कहाँ है?
बांग्लादेश हो गया। पूर्वी बंगाल 1971 ईस्वी में बांग्लादेश के रूप में एक नया देश बन गया। जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, उसी समय ये नया देश बन के सामने आ गया। तो उस समय बंगाल का विभाजन किया गया, बंगाल का विभाजन किया गया। और ये विभाजन का जो मूल था वो सांप्रदायिकता था। उस समय बंगाल में हिंदू और मुस्लिम दो जनसंख्या वाले ज़्यादा रहते थे पूरे बंगाल। तो जब पूर्वी बंगाल बांटा गया तो इसका जो केंद्र था वो था ढाका, और इसके पे कई जिले थे, जैसे आज चटगांव है, मेमन सिंह है, इस तरीके के जिले इसमें थे पूर्वी बंगाल में। और यहाँ पर लगभग 1 करोड़ 80 लाख की जनसंख्या मुस्लिम की थी और लगभग 1 करोड़ 20 लाख हिंदू थे पूर्वी बंगाल में। इसी प्रकार अंग्रेजों ने जब पश्चिम बंगाल को बांटा तो इसमें भी पश्चिम बंगाल में 3 बड़े बड़े प्रांत थे, पहले से ही थे। बिहार, उड़ीसा, ये पहले से ही थे। एक बंगाल भाई, तो ये पहले से ही बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये तीनों इसमें शामिल थे। इसकी जनसंख्या में करीब 3 करोड़ 80 लाख हिंदू थे और 1 करोड़ 20 लाख समथिंग मुस्लिम थे। तो ये बांट दिया गया, बंगाल का विभाजन कर दिया लॉर्ड कर्जन। लेकिन बंगाल विभाजन जब हो गया तो पहली बार हमारे देश में एक आंदोलन शुरू हो गया। इतिहास में उसी को स्वदेशी आंदोलन कहते हैं, स्वदेशी आंदोलन। तो ये स्वदेशी क्या है? स्वदेशी मतलब अपने देश जो अपने स्वदेश मतलब अपने देश में जो अपने देश के लिए सर, अपने देश के लिए इसको स्वदेशी क्यों कहा गया इस आंदोलन? विदेशी सामानों को बहिष्कार करके भारतीय जो सामान है उनका उपयोग। देखिए, अब आप देखिए, अंग्रेज के यहाँ शासन करते थे। जब हम आपको पढ़ा रहे थे हमने कहा था इंडिया बहुत बड़ा मार्केट बन गई थी, तो विदेशी सामान इंडिया में आने लगे थे। हर विदेशी सामान, सारी चीज़ें ऐसी चीज़ थी जो आज हम लोगों का शौक है। हर चीज़, चीनी भी आता था, चूड़ियाँ भी आती थी, विदेशी कपड़े भी आते थे, मूर्तियाँ भी आते थे, हर चीज़ यहाँ पर आती थी और यहाँ पे आयात होता था। तो विदेशी कपड़े और विदेशी सामान भारतीयों में ऐसे गुण मिल गए थे कि ये भी पता नहीं लगा सकते थे कि वो विदेशी कौन है, स्वदेशी। जैसा आज भी हम लोग जो यूज करते हैं पता नहीं चलता है कि विदेशी कपड़ा कौन सा पहने हैं और इंडियन कपड़ा क्या है। अगर उसको बहुत ध्यान से ना समझा जाए तो मार्केट में विदेशी और स्वदेशी का जो पहले आंदोलन चला था अब वो खत्म हो गया। अब क्यों खत्म हुआ आप बताइए? पहले तो भाई हमारी स्वाभिमान की बात थी तो हमने स्वदेशी आंदोलन शुरू किया, लेकिन आज तो विदेशी कपड़ा आता है। 1992 में जब पूरे विश्व में डिमोनेटाइजेशन वो आपका हुआ, आर्थिक नीति जब डाउन हुई, उस दौरान भारत की इकोनॉमी को पूरे वर्ल्ड के लिए खोल दिया गया है। और इस उदारवादी नीति की वजह से विदेशी कंपनियों का भारत में आगमन हुआ, जिससे पुरान जो विदेशी वस्तुएं थी वो भारत में आई व्यापार के उद्देश्य से। भारत को एक बड़ा मार्केट बनाया गया। उससे पहले भारत में केवल भारतीय लोग ही व्यापार कर सकते थे, तो उन्हीं की कंपनियां यहाँ पर वो थी। तो क्या सिर्फ भारत को ही बोला गया कि दुनिया में सभी दुनिया में भारत के भी सामान भेजे गए सर उस मार्केटिंग के तो दौरान। पूरा ओपन मार्केट हाँ। होगा ना। हाँ, ऐसे कहिए। तो देखिए ऐसा है, हाँ, पहले ऐसा होता था, लेकिन अब दुनिया के देश, एक पहले ऑर्गेनाइजेशन बना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम कहते हैं विश्व व्यापार संगठन। इस संगठन में कई देश शामिल हुए और इस देश में जब ये देश शामिल हुए तो आपस में ये समझौता हुआ कि कोई किसी का माल नहीं रोकेगा, किसी वस्तु का माल नहीं रोकेगा और दुनिया में सारी चीज़ें जाएंगी। तो पहले तो जिनके पास मशीनें थी वही चीज सामान दुनिया में आता था। अब तो दुनिया में बहुत से देश, सभी देश इंडस्ट्रियल नहीं कर रहे, जिसके पास जो सामान है वो अपना निर्यात करता है। भारत भी अब दुनिया के हर जगह खाने पीने पहनने की सारी चीज़ें हैं वो निर्यात करता है
और यहाँ विदेश से भी सारे जो मॉल खुले हैं, वी मार्ट हो या कोई भी मार्ट हो, ये सारे कपड़े दुनिया के सब आ सकते हैं, विदेशी भी और इंडियन भी। तो कहने का मतलब है अब ये कोई आंदोलन चलने वाला नहीं है, ये विश्व क्या हो गया, एक परिवार हो गया। आप भी भेज सकते हैं, आप भी फ्री हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ होती है कि दूसरा देश अपने अनुसार टैक्स लगा सकता है, ठीक है, अपने क्या कहते हैं नागरिकों की रक्षा करने के लिए टैक्स लगा सकते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं आयात कर लगाता है, ठीक है। अगर आयात कर लगाएगा, आयात कर लगा देता है, तो वैसे ही भारतीय सामानों में भी लगता है, विदेशी सामानों में भी लगता है। हाल ही में लगाया तो है एलन मस्क के ऊपर भारत में। तो इसी का अब ओपन मार्केट है, लेकिन हम आपको 1905 की घटना की बात कर रहे हैं, जब भारत में एक आंदोलन का जन्म हुआ जिसको कहते थे स्वदेशी आंदोलन, और ये आंदोलन जन्म हुआ बंगाल में, क्योंकि ये आंदोलन किस कारण जन्म हुआ, सांप्रदायिक बंटवारे की वजह से, किसके कारण, बंगाल बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन। स्वदेशी आंदोलन का जन्म किससे हुआ, बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन के कारण ये आंदोलन शुरू हो गया, और इसको कहते हैं हम लोग स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन जो लागू हुआ वो 16 अक्टूबर 1905 में लागू हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ। अब इसके लिए सम्मेलन आयोजन हुआ, और बंगाल में क्या कहते हैं कई नेता, उस समय कई लीडर थे, जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये उस समय के नेता थे जिन्होंने बंगाल विभाजन का बहुत तेज विरोध किया। तो उस समय सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। तो जब बंगाल विभाजन हुआ तो पहली बार क्या हुआ, स्वदेशी अपनाया गया। स्वदेशी अपनाने के लिए स्वदेशी स्टोर खोले गए। अरे भाई, जब आपका ठीक है, आप विदेशी चीज़ें नहीं खोलेंगे तो भारत में बाकी लोगों के लिए वस्तुएं तो उपलब्ध कराएंगे, तो इसके लिए स्वदेशी स्टोर खोले गए। स्वदेशी स्टोर खोले गए। स्वदेशी स्टोर्स पे जैसे दवाइयों के लिए केमिकल फैक्ट्री खोली गई, केमिकल फैक्ट्री खोली गई, ठीक है। ऐसे ही एक दवाई की एक फैक्ट्री बनी, बंगाल केमिकल फैक्ट्री, जिसको बनाया क्या कहते हैं प्रफुल्ल चंद्र राय ने। प्रफुल्ल चंद्र राय ने ये बनाया, प्रफुल्ल चंद्र राय ने बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर इसका नाम था, ये बनाया गया। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हो सके इसलिए संगठन बनाया गया, स्वदेशी संगठन बनाया गया। और इस स्वदेशी संगठन में सबसे पहले जिन्होंने भूमिका बनाई और उनका नाम था अश्वनी कुमार दत्त। अश्वनी कुमार दत्त, अश्वनी कुमार दत्त ने स्वदेशी बांधव समिति बनाई। अश्वनी कुमार ने स्वदेशी बांधव समिति बनाई। ये स्वदेशी मतलब इसमें लोग एकत्रित हों और अंग्रेजों का विरोध कर सकें। इसमें छात्र भी शामिल होने लगे, छात्र अधिक से अधिक शामिल होने लगे। तो उस समय के मुख्य सचिव थे जिनका नाम था कार्लाइल। उस समय के बंगाल के मुख्य सचिव थे जिनका नाम था कार्लाइल। उन्होंने देखिए मुख्य सचिव जो IAS के सीनियर अधिकारी होते हैं उनको मुख्य सचिव बोला जाता है। तो बंगाल में उस समय मुख्य सचिव थे कार्लाइल।
बंगाल में मुख्य सचिव कौन था? मुख्य सचिव भी एक IAS अधिकारी भी होता है। एक IAS अधिकारी की सबसे बड़ी पोस्ट मुख्य सचिव ही होती है, चीफ सेक्रेटरी ही बनता है अपने राज्य में। तो वैसे ही बंगाल में अंग्रेज का एक अधिकारी था जिसका नाम था कार्लाइल। जब उसने देखा कि छात्र लोग इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, तो उसने एक सर्कुलर जारी किया। सर्कुलर मतलब आदेश जारी किया पत्र के माध्यम से कि स्टूडेंट इस आंदोलन में बंगाल यानी बंगाल विभाजन के विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन में स्टूडेंट भाग ना ले पाए, छात्र भाग ना ले पाए, इसको आदेश जारी किया। इसको कहते हैं कार्लाइल सर्कुलर। और ये आदेश दिया गया कलेक्टर को, विश्वविद्यालय को, ये आदेश दिया गया कि छात्र इस आंदोलन में भाग ना ले। लेकिन छात्र बढ़ चढ़ के भाग ले रहे थे और ये तक कहा गया था कि अगर छात्र इस आंदोलन में भाग लेते हैं तो उनको जो सरकारी सहायता मिलती है वो रोक लगा दी जाए। इसलिए अगर कोई स्कूल छोड़ देगा तो स्कूल की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, प्राइवेट स्कूल की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार का ये आदेश हो गया था कि इस आंदोलन में अगर छात्र भाग लेंगे तो उनको क्या कर दिया जाए? प्रतिबंधित कर दिया जाए। उनको कहाँ से हटा दिया जाए? कॉलेज से हटा दिया जाएगा, यानी स्कूल से हटा दिया जाएगा। तो ये आदेश दिया था कार्लाइल ने। तो इसके लिए छात्रों के पढ़ाई के लिए, उनकी एजुकेशन व्यवस्था करने के लिए एक सोसाइटी बनी उस समय कि छात्रों की पढ़ाई का नुकसान ना हो, इसलिए एक सोसाइटी बनी थी। उस सोसाइटी का नाम था डांस सोसाइटी। डांस सोसाइटी छात्रों के हित के लिए। और इस सोसाइटी को बनाने वाले व्यक्ति थे जिनकी प्रमुख भूमिका थी, उनका नाम था सतीश चंद्र मुखर्जी। सतीश चंद्र मुखर्जी चंद्र मुखर्जी ये बना, क्या कहते हैं, बनाया गया। अब अगर मान लीजिए सरकार के खिलाफ स्टूडेंट आंदोलन करें सरकारी कॉलेज में और सरकारी कॉलेज में आदेश हो जाए कि इन स्टूडेंट को अब स्कूल में ना पढ़वाया जाए, तो इसके लिए तो क्या किया जाएगा? तो प्राइवेट स्कूल खोले, प्राइवेट स्कूल खुलवाया जाएगा ना। तो पहली बार देखिए ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, उस समय देखिए शिक्षा का बहुत ज़्यादा कॉलेज नहीं थे और ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि सरकारी ही स्कूल थे, तो स्टूडेंट तो भाग ले ही रहे थे इस आंदोलन में। तो पहली बार 1905 ईस्वी में एक प्राइवेट कॉलेज खोला गया, रंगपुर नेशनल कॉलेज, रंगपुर नेशनल स्कूल 1905, रंगपुर नेशनल स्कूल, ये ढाका में खुला है। रंगपुर, इस स्कूल रंगपुर नेशनल स्कूल की खोला गया। ये इसलिए खोला गया कि अगर छात्र भाग लेते हैं आंदोलन में तो उनकी पढ़ाई ना हो, तो इस स्कूल में उनकी क्या किया जाए? तैयारी क्या कराया जाए? पढ़ाई, शिक्षा। और लोगों को ध्यान से समझिए, आखिर प्राइवेट स्कूल क्यों खोला गया? एक बात करिए, हमें लग रहा है कहीं ना कहीं शांति का नहीं साहित्य का मिला था।
गीतांजलि को। साहित्य का मिला था उनको, पहली बार मिला था साहित्य का। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक क्या कहते हैं शांति निकेतन बनाया था। उसी के तर्ज पर एक कॉलेज बनता है 1906 ईस्वी में, बंगाल नेशनल कॉलेज। बंगाल नेशनल कॉलेज बंगाल नेशनल कॉलेज ये बना। बंगाल नेशनल कॉलेज शांति निकेतन की तर्ज पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी के प्रयास से ये कॉलेज बना और छात्रों के भविष्य के लिए, उनकी शिक्षा के भविष्य को ध्यान में रखते हुए 1906 ईस्वी में एक और परिषद बन गई जो आज भी है, जिसका नाम है भारत राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। 1906 राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, और इसको बनाया गुरुदास बनर्जी। इसको बनाया गया गुरुदास बनर्जी। गुरुदास बनर्जी ने इसको बनाया था राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। आगे चल के देखिए इसी का विस्तार किया गया और एक क्या कहते हैं एक संघ बना दिया गया, एक परिषद बना दी गई है। NCERT आप लोग सुने होंगे? जी सर, बनी है ना। इसी को जो बना था, इसी का विकास हो गया। क्या विकास हो गया? NCERT के रूप में हो गया। ठीक है, ये जो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद है, ठीक है, एक मिनट बंद करिएगा। NCERT जो भारत में शिक्षा के विकास में आज भी काम करती है 1906 ईस्वी में। तो ये तो देखिए शिक्षा के क्षेत्र में उस समय था। उस समय साहित्य के क्षेत्र में भी बहुत विकास हुआ और जब आंदोलन शुरू हुआ था तो उसको शोक दिवस के रूप में मनाया गया। शोक दिवस। और रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर इसको एक दिवस और मनाया गया था, राखी दिवस। राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया। राखी दिवस के रूप में इसको मनाया गया। सर 1906 की बात है, सर 1906 की बात है ना। देखिए फिर से सुनिए, ये घटना शोक की थी तो शोक दिवस को मनाया गया, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर इस दिवस को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। इसका कारण ये था कि बंगाल में बहुत लोग जो विभाजित हो गए थे, वो अपने जो भी बहन भाई थे आपस में इतना प्रेम था कि उन्होंने एक दूसरे को राखी बांध कर जाने लगे, यानी विभाजन हो गया। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर ये राखी दिवस भी मनाया गया। यानी उस समय इतना संस्कार था हिंदू धर्म का कि उनके कहने पर इस दिवस को राखी दिवस भी मनाया गया। ठीक है, राखी दिवस मनाने का यही मतलब है कि आपस में सब लोग, जो भी महिलाएं पुरुष बिछड़ रहे थे, जो पति पत्नी नहीं थे, वो आपस में भाई बहन के रूप में एक दूसरे को देखते थे। इसलिए ये राखी दिवस के रूप में ये क्वेश्चन आता भी है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर कौन सा दिवस मनाया गया था? राखी दिवस मनाया गया। इसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने साहित्य के विकास में तो ये ही, उन्होंने एक गीत भी लिखा था, अमार सोनार बंगला। एक उन्होंने गीत लिखा था, अमार सोनार बंगला। और आगे चल के यही गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन गया। राष्ट्रगान, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान या गीत दोनों, राष्ट्रीय गीत बन गया। बांग्लादेश का जो एक देश है, इसका राष्ट्रीय गान, ठीक है, इन्होंने ही लिखा था, अमार सोनार बंगला। तो साहित्य के रूप में भी इसका विकास हुआ, स्वदेशी स्टोर भी खोले गए, कला के क्षेत्र में
पहले यूरोपियन कला का प्रभाव होने लगा था। भारतीय कला तो बहुत फेमस थी, लेकिन कला के टेक्नीशियन बहुत विकास नहीं होता। अंग्रेज लोग अपने कला की छाप यहाँ पर देने लगे, लेकिन इस आंदोलन ने एक और प्रभाव दिया, भारतीय कला का भी विकास शुरू हो गया। भारतीय कला पर इसका प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा? रवींद्रनाथ टैगोर ने भारतीय कला को बढ़ावा दिया। जो अजंता एलोरा में भारतीय कला विद्वान थी, उनके मूर्ति बनने लगे, उनकी आर्ट पेंटिंग बनने लगी। तो इसी के बाद भारतीय कला का भी डेवलपमेंट बहुत तेजी से होने लगा इस स्वदेशी आंदोलन के दौरान। तो कला पर भी प्रभाव पड़ गया, साहित्य पे भी प्रभाव पड़ा, शिक्षा पे भी प्रभाव हमने बता ही दिया है। तो ये इस तरीके से ये आंदोलन, ये पहला ऐसा आंदोलन था कि महिलाओं ने इसमें पूरे तरीके से भाग लिया। महिला बिल्कुल अग्र रूप से आके इस आंदोलन में भाग लेने लगी। तो जहाँ भी आंदोलन के लिए उनको बुलाया जाता था, घर छोड़कर महिलाएं आ जाती। और इस आंदोलन के दौरान ही या इसका प्रश्न भी कई बार पूछा गया, महिलाओं ने विदेशी चूड़ियां पहनना छोड़ दिया। महिलाओं ने विदेशी चूड़ी पहनना छोड़ दिया। विदेशी चीनी का प्रयोग बंद हो गया। विदेशी चीनी का प्रयोग बंद होने लगा। विदेशी कपड़े का बहिष्कार हुआ। विदेशी कपड़े का बहिष्कार हो गया। वो भी लोगों ने अंग्रेजों के कपड़े धोने बंद कर दिए। तो सभी लोग विरोध करने लगे अंग्रेजों का। ये आंदोलन सिर्फ बंगाल में जो शुरू हुआ था, बंगाल के साथ साथ और भी क्षेत्रों में फैलने लगा, धीरे धीरे फैलने लगा। तो बंगाल के बाहर कई लोगों ने स्वदेशी आंदोलन चलाना शुरू किया। तो ये आंदोलन सिर्फ बंगाल में ही नहीं था, बंगाल के बाहर भी कई, जैसे बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में कई नेता लगे। महाराष्ट्र बाल गंगाधर तिलक, इसके नेता थे। दिल्ली हैदर खान, दिल्ली में बंगाल से बाहर हैदर खान ने ये विरोध करना शुरू कर दिया। मद्रास पल्ली, पंजाब अजीत सिंह, लाला लाजपत राय, ये बंगाल के बाहर भी ये आंदोलन शुरू हो गया। इस आंदोलन से जब ये आंदोलन शुरू हो गया तो उस समय देखिए कांग्रेस, ये देखिए आप लोग बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक, दिल्ली में हैदर खान और मद्रास में प्रेमचंद और पंजाब, ये लोग बाहर इस आंदोलन को फैला दिए। यानी ये आंदोलन सिर्फ कहाँ, बंगाल के बाहर भी हो गया, सिर्फ बंगाल तक नहीं रहा, अब बाहर भी फैलने लगा।
इस आंदोलन का प्रभाव कांग्रेस में भी पड़ गया, कांग्रेस पार्टी पर। अभी तक कांग्रेस पार्टी का गठन कब हुआ था? कांग्रेस पार्टी का गठन कब हुआ? 85 में हुआ था। कांग्रेस पार्टी का हर साल लगभग दिसंबर के महीने में सम्मेलन होता है, हर साल। आज भी होता है, आज भी वही कांग्रेस है। तो कांग्रेस का हर साल सम्मेलन होता था। जब ये आंदोलन चल रहा था, स्वदेशी आंदोलन, उसी समय कांग्रेस का एक सम्मेलन आयोजित हुआ बनारस में, और इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। 1905। स्थान क्या है? बनारस। और अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष। पहली बार कांग्रेस के मंच से पहली बार कांग्रेस के मंच से अंग्रेजों के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित हुआ, स्वदेशी। पहली बार। अभी तक कांग्रेस ने कभी ये ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ये बात नहीं कही थी। पहली बार ये प्रस्ताव पारित हुआ, स्वदेशी प्रस्ताव। स्वदेशी प्रस्ताव पहली बार पारित हुआ। ठीक है, मतलब अभी तक विदेशों से अंग्रेजों का सामान आता रहता था, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी कि अंग्रेजों से कोई ये कह सके कि आप अपना सामान मत लाइए इंडिया। लेकिन पहली बार कांग्रेस मंच से बनारस में स्वदेशी प्रस्ताव ये पारित हो गया। और इसी के बाद 1905 के बाद एक अधिवेशन आयोजित हुआ 1906 में कलकत्ता में। कलकत्ता 1906, और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। इस कांग्रेस के मंच में पहली बार स्वराज, बहिष्कार, शिक्षा जैसे प्रस्ताव पारित हुए। मतलब अब ये कहने लगे कि स्वराज की बात आने लगी, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार। अब ये बात होने लगेगी कि अंग्रेजों का बहिष्कार करने लगेगी। अब ये बात आने लगेगी कि शिक्षा का विकास हमारे द्वारा होने लगेगा। तो ये प्रस्ताव कांग्रेस के मंच से 1906 ईस्वी में कलकत्ता के अधिवेशन में पारित हो गया। लेकिन यहाँ तक ये आंदोलन अभी बंद नहीं हुआ था उसमें। लेकिन कांग्रेस में दो तरीके के लीडर थे। एक थे उदारवादी और एक थे उग्रवादी। उसमें लेकिन दो तरीके के लीडर थे। ये लीडर को समझ लेना है कि उदारवादी कौन है और उग्रवादी क्या। उदारवाद इसको कह दीजिए नरम, उग्रवाद। ठीक है, उदारवादी में थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, ये उदारवादी। और बहुत उग्रवादी टाइप के थे, धर्म मिजाज के थे, बाल गंगाधर तिलक। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल,
एक गरम और एक कौन था, नरम था। तो गरम वाले चाहते थे कि ये आंदोलन अब जब शुरू हो गया है तो पूरे इंडिया में अब चलता रहे जब तक अंग्रेज भारत को ना छोड़ दे। उनके मन में यही था कि ये आंदोलन चलना चाहिए और ये आंदोलन रुकना नहीं चाहिए अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन जो नरम थे यानी उदारवादी थे, वो नहीं चाहते थे कि ये आंदोलन अब चले। उनको ये लगा कि अंग्रेजों को बहुत परेशान कर दिया गया है, अब जो है बंगाल विभाजन को मतलब जो क्या कहते हैं आंदोलन है उसको रोक देना चाहिए। तो इसी को लेकर आपस में ये मनमुटाव हो गया। एक लोग चाहते थे कि आंदोलन चले, जो चाहते थे उनको क्या कहते थे, नरम गरम नरम या उग्रवाद, और जो नहीं चाहते थे उसको क्या कहते थे, उदारवादी या नरम। ये दो तरीके के थे। तो दोनों लोग थे तो कांग्रेसी पार्टी में। तो 1907 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी का एक सम्मेलन आयोजित होता है सूरत में। 1907 कांग्रेस पार्टी का आयोजन होता है सूरत में सम्मेलन, और इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष थे। इस सम्मेलन में आपस में ही लड़ने लगे नरम दल और मतलब ये उग्रवादी और उदारवादी लोग आपस में। जब सूरत में अधिवेशन हुआ, ये कांग्रेस का 23वां अधिवेशन था। बहुत इम्पोर्टेंट अधिवेशन है ये इस दृष्टिकोण से अधिवेशन है कि अंग्रेजों से लड़ते क्या, खुद ही आपस में लड़ लगे। उसी में आपस में सम्मेलन में ही एक दूसरे के ऊपर जूता चप्पल फेंकने लगे, लड़ने लगे सूरत में। आज भी तो फेंकते हैं सर। ठीक है, और लड़ने लगे तो इसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस पहली बार बट गई, दो भाग। किस भाग तक क्या बटी थी, नरम दल और गरम दल। कांग्रेस का विभाजन हो गया। गिर जाए कुछ नहीं। नरम दल गरम दल, कुछ पागल है। ये विभाजन हो गया। 1907 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी ये विभाजित हो गई, नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई। और ब्रिटिश सरकार यही चाहती थी कि आपस में बट जाए, वो आखिर बढ़ ही गए और 1907 में बढ़ जाते हैं सूरत के अधिवेशन में। ब्रिटिश सरकार ने जो वो बीज बोया था, वो बीज अब क्या कहते हैं पेड़ के रूप में सामने आने लगा था। उन्होंने विभाजन किया था, उसके एक साल बाद एक पार्टी का जन्म हो जाता है 1906 ईस्वी में, जो केवल एक ही धर्म के बारे में पूरे आजीवन ये पार्टी जन्म हुई, जो केवल एक ही विशेष समुदाय के बारे में अपना राजनीतिक जो है समस्याएं अंग्रेजों के सामने लड़ती रही। और ये पार्टी थी 1906 में गठन हुआ, उसका नाम था मुस्लिम लीग। ढाका में देखिए, इसकी ढाका में उस समय के भारत के जो गवर्नर जनरल थे या वायसराय जिनको आप कहिए, लॉर्ड मिंटो सेकंड थे। उनके काल में ये ढाका में मुस्लिम लीग का गठन हुआ। पार्टी का गठन हो गया सलीमुल्लाह के नेतृत्व में। एक दल लॉर्ड मिंटो से मिला, एक
दर्द जो था लॉर्ड मिंटो से मिला। उसके बाद 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग पार्टी का गठन हो गया। यही मुस्लिम लीग पार्टी बाद में क्या कहते हैं, भारत से का जो बंटवारा होता है, मुस्लिम लीग पार्टी अपना एक नए देश के नाम से भारत को बांटना चाहती थी। तो जब अंग्रेजों ने भारत को आज़ाद किया तो भारत दो देश बट गया था। पूरा अखंड भारत दो भागों में बटा था। कौन कौन सा? भारत और पाकिस्तान। ठीक है। तो ये मुस्लिम लीग का गठन हुआ 1906 ईस्वी में। इसके बाद 1906 ईस्वी में ही जब आंदोलन चल रहा था तो लॉर्ड मिंटो ने भारत में राजनीतिक सुधार करने के लिए, भारत के लोगों को कुछ अधिकार देने के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया और इस कमेटी का नाम था अरुणदेव कमेटी। 1906 ईस्वी में कमेटी का गठन किया गया। इसी में कहा गया कि भारतीय लोगों को राजनीतिक अधिकार दिया जाएगा। जो आप स्वराज की बात मांग रहे हैं, डायरेक्ट तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे राजनीतिक अधिकार दिए जाएंगे। 1906 में ये कमेटी ने भारत में एक रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट के आधार पे एक कमेटी गठन हुई अरुणदेव की, और इस कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर भारत में पहली बार राजनीतिक सुधार की बात कही गई और पहली बार भारतीयों को जोड़ा गया। एक अधिनियम था, उस अधिनियम में पहली बार भारतीयों को भी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। वो अधिनियम कौन था? तो कौन सा अधिनियम था कि भारतीय सदस्यों को गवर्नर जनरल के बगल में बैठाया गया? कौन सा था? 1909 का अधिनियम बताया है। अधिनियम हम बता चुके हैं पहले ही। 1909 का अधिनियम पारित हुआ था। 1909 का अधिनियम पारित हुआ। उस समय गवर्नर जनरल सदस्य जो क्या कहते सदस्यों को नियुक्त करते थे, इसके पहले ज़्यादातर यूरोपीय लोग थे, लेकिन पहली बार भारतीय लोगों को नियुक्ति वो करने लगे। एक तो लंदन में उन्होंने किया और दूसरा वायसराय की कार्यकारिणी समिति में भी 2 आदमियों की नियुक्ति होने लगी। तो ये अरुणदेव कमेटी का जो गठन किया गया था वो राजनीतिक सुधार के लिए गठन किया गया था। बंगाल विभाजन तो हो गया, लेकिन इसका विरोध भी हुआ, लेकिन ये स्वदेशी आंदोलन सफल नहीं हो पाया। स्वदेशी आंदोलन क्यों नहीं सफल हो पाया? हाँ बताइए, स्वदेशी आंदोलन क्यों नहीं सफल? यहाँ नहीं, हम ये कह रहे हैं अभी जो ये आंदोलन चल रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, ये सफल नहीं हुआ। क्या कहा है आप बताइए? क्यों, मतलब अभी सफल क्यों नहीं हो पाया? स्वदेशी आंदोलन चला रहे थे तो बीच में रुक कैसे गया? सफल क्यों नहीं हुआ? हाँ, बट गए थे ना, वही तो बता। छोटी सी बात है, आपस में जब बट गए तो ये आंदोलन भी बट गया, आंदोलन रुक गया। जब कांग्रेस पार्टी बट गई, इसमें बंगाल के कई नेता हम दो विचारधारा के। जब आप ही लोग दो विचारधारा के होंगे, अभी कोई कहे कि कल ये पढ़ाया जाए, कोई कहे कल ये पढ़ाया जाए, तो हमको तो कोई चीज़ नहीं पढ़ाने मिलेगा, कहेंगे आधा आप। तो वैसे ही बंगाल के विभाजन के फलस्वरूप कांग्रेस ही बट गई नरम दल। इसलिए ये स्वदेशी आंदोलन सफल नहीं हो पाया। बिल्कुल मेन कारण यही था कि आपस में ही बट गए नरम दल।
और अंग्रेज यही डाल रहे थे, फूट डाल रहे थे, वो आपस में खुले लड़ने लगे और लड़ने लगे, इसीलिए ये आंदोलन खत्म हो गया। और ये इतना तेज आंदोलन चल रहा था, ये पूरे भारत में फैल रहा था, लेकिन एक उदारवादी नीति के कारण ये आंदोलन नहीं चल पाया। अगर ये थोड़ा सा उग्रवादी बात माने गए होते और पूरे भारत में चलता तो 1947 का इंतजार नहीं करना पड़ता, 1905 में ही अंग्रेज लोग चले जाते हैं यहाँ पर। लेकिन अंग्रेजों को फायदा हो गया, आपस में बट गए, फिर उन्होंने सांप्रदायिकता का बीज बो दिया, मुस्लिम लीग का गठन हो गया। इसमें मुस्लिम लीग का जो गठन हुआ वो सिर्फ एक धर्म के नाम पे लोग बात करने लगे, तो 1906। लेकिन बंगाल विभाजन हुआ, बंगाल विभाजन हुआ, लेकिन वो रद्द भी हुआ। बाद में जब ये आंदोलन खत्म हो गया तब यहाँ अंग्रेज के जो ब्रिटिश सरकार के वहाँ के राजा थे, उन राजा को बुलाया गया, कलकत्ता बुलाया गया राजा को। ये उस समय था कि बंगाल के विभाजन को रद्द करना, तो इसके लिए मुख्य अतिथि के तौर पर किसको बुलाया गया? ब्रिटेन के राजा को, और राजा का नाम था जॉर्ज पंचम। और वो भारत आए 1911 ईस्वी में, क्या कहते हैं, ये डिसीजन लिया गया और 1912 में लागू कर दिया गया। उस समय ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए और इनकी ही उपस्थिति में जो बंगाल विभाजन था उसको रद्द कर दिया। 1911 में रद्द किया गया और 12 में लागू कर दिया गया, 1912 में लागू किया गया। 1912 में लागू किया गया, ये बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। लेकिन बंगाल, अब जब बंगाल बना तो बंगाल से उनके नए राज्य भी अलग हो गए। ठीक है, पहले जो राज्य थे पश्चिमी बंगाल में, बिहार, उड़ीसा, अब जो आज भी आज है कि नहीं नए राज्य, तो इन नए राज्यों का जो आधुनिक रूप में है वो आधुनिक रूप आया 1912 ईस्वी में, जब वहाँ के राजा आए थे। तब बंगाल और बिहार दो नए राज्य बने सामने। बंगाल एकदम स्वतंत्र राज्य है, बिहार स्वतंत्र राज्य और उड़ीसा स्वतंत्र राज्य। ठीक है, बंगाल स्वतंत्र राज्य हो गया, बिहार। ये जब वहाँ के राजा आए तो बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था उसको रद्द कर दिया गया। इसी समय एक और घटना घटी थी जो पहले अंग्रेजों के समय भारत में राजधानी थी। पहले कौन सी राजधानी थी? कलकत्ता। कलकत्ता। अब 1911 में कलकत्ता से राजधानी कहाँ बदल दी गई? दिल्ली। दिल्ली। तब से भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। ठीक है, तो राजधानी में बदल दी गई 1911 में। राजधानी परिवर्तन किया गया और ये कलकत्ता से दिल्ली कर दी गई। तो 12 ईस्वी में। लेकिन ये तो देखिए एक आंदोलन आज हमने आपको जो बताया वो आंदोलन बंगाल विभाजन था, वो चला और बाद में वो सफल नहीं हो पाया। अगर आपको लिखना होगा, समझना होगा, तो ये जानिए कि सफल नहीं हो पाया, सफल नहीं हो पाया। लेकिन ये तो जो विरोध हुआ ये अंग्रेजों का हुआ जन समर्थन, यानी पहला क्या कहते हैं इतना बड़ा जन आंदोलन हुआ। लेकिन ब्रिटिश सरकार का विरोध कभी कभी दूसरे तरीके से भी होने लगा। ब्रिटिश सरकार का विरोध अब बंदूक गोली को लेके भी हुआ, यानी कुछ ऐसी घटनाएं घटने लगी जिससे कि जबरन बंदूक से हत्या करके ब्रिटिश सरकार का विरोध करने। ये उस समय माना जाता है कि कुछ आतंकवादी घटनाएं भी घटने लगी और
ब्रिटिश सरकार का विरोध होने लगा। ब्रिटिश सरकार का विरोध कई नेताओं ने किया, लेकिन पहले भारतीय ऐसे थे जिन्होंने पत्रकारिता के ऊपर अपने एक लेख के ऊपर विरोध किया था। उनका क्या नाम था? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक वो पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने अपने पत्र पे अंग्रेजों का विरोध किया और उनको 18 महीने की सजा, 1.5 साल की सजा मिली। उनको 1.5 साल की सजा मिल गई। और उन्होंने विरोध क्यों किया? उस समय पूना में प्लेग फैला था, एक बीमारी फैली थी, सब बहुत फैलती थी 1897 ईस्वी में। तो उस समय अंग्रेजों के एक यूरोपीय अधिकारी हुआ करते थे जिनका नाम था, क्या कहते हैं, चार्ल्स आयस्टर। लैंड और आयस्टर ये पूना हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। 1897 पूना हत्याकांड। पहली बार अंग्रेज अधिकारियों की गोली मार कर हत्या कर दी। पहली बार एक क्रांतिकारी बिल्कुल दिया गया कि नहीं, ऐसे नहीं मानेंगे अंग्रेज, और उनकी हत्या कर दी गई पहली बार। और ये हत्या करी 2 भाइयों ने जिनका नाम था चापेकर बंधु। चापेकर बंधु बालकृष्ण चापेकर और एक का नाम था दामोदर चापेकर। ये 2 भाई थे जिन्होंने पहले ऐसे पहले थे जिन्होंने पहले यूरोपियन की हत्या कर दी। और वो अधिकारी थे रैंड एवं वायर गोली मारकर हत्या की। गोली मारकर हत्या कर पहली बार। ये पहले यूरोपियन की हत्या, ये पूना हत्याकांड है। और इसी हत्याकांड का समर्थन कर दिया बाल गंगाधर तिलक ने। उन्होंने अपनी पत्रिका केसरी में एक लेख लिखा कि जैसे शिवाजी ने अफजल खां को मारा था, वैसे ही चापेकर बंधुओं ने अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। उनके इसी लेख के कारण उनको 18 महीने का जेल की 18 महीने का बाल गंगाधर को जेल भेजा गया। बाल गंगाधर तिलक उन्होंने 2 पत्रिकाएं निकाली थी अपने जीवन काल में, और भी निकाली थी, लेकिन तो पहली पत्रिका बहुत फेमस थी, मराठा। ये अंग्रेजी भाषा में बाल गंगाधर तिलक। ये 1881 ईस्वी में मराठा पत्रिका निकाली थी अंग्रेजी भाषा में, और केसरी पत्रिका निकाली थी मराठा बाल गंगाधर तिलक हमेशा अंग्रेजों का विरोध करते थे। उस समय जब शस्त्र और पत्रकारिता अधिनियम बन गया था, तो इनको एक बार अपने पत्रकारिता यानी केसरी में ही लिखे लेख के लिए 1908 ईस्वी में इनको 6 साल की सजा मिली। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उन्होंने एक लेख लिखा था 1908 ईस्वी, वो भी केसरी में। 1908 ईस्वी केसरी में लिखे लेख के कारण केसरी में लिखे लेख के कारण बाल गंगाधर तिलक तो
फेल हुए। इनको बर्मा के मांडले जेल में रख भेजा गया था। 1914 तक रहे थे, 1906 वर्ष की सजा मांडले जेल में। मांडले जेल में ये सजा दी गई थी और यहीं पे इन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी, गीता है। यहीं पे एक किताब गीता है। तो बाल गंगाधर तिलक शुरू से थोड़ा सा क्या कहते हैं, उग्र थे, उग्रवादी नहीं थे लेकिन उग्र थे, मतलब अंग्रेजों से सीधे गर्म लगते थे, सीधे पत्रकारिता जो करते थे। इनको 2 बार सजा हुई, एक 18 महीने के लिए और एक बार इसको जो है 6 साल के। इसके पहले भी एक बार सजा हो चुकी है, इनको 3 बार सजा हो चुकी है, एक बार और भी सजा हुई थी। साहू जी उस समय के महाराज ने उनके खिलाफ उन्होंने अफसर किया, तो इनको सजा हो गई बाल गंगाधर तिलक। इसी प्रकार महाराष्ट्र में ही क्रांतिकारी आंदोलन चलता रहा और एक और क्रांतिकारी अग्रदूत निकले जिनका नाम था वीडी सावरकर। उन्होंने 1904 ईस्वी में एक संगठन बनाया जिसका नाम था मित्र मेला। वीडी सावरकर ये संगठन था अंग्रेजों के खिलाफ, जो है हिंसा के आधार पे अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करना, और इसमें कई लोग शामिल थे। ये 1904 ईस्वी में नासिक में बनाया गया था, नासिक में मित्र मेला। बाद में इसी मित्र मेला का नाम बदल दिया गया, वो भी नई संगठन बना 1904 ईस्वी में, अभिनव भारत। 1904 अभिनव भारत का गठन हुआ। ये अभिनव भारत एक गुप्त संस्था थी। अभिनव भारत एक गुप्त संस्था थी जो अंग्रेजों के खिलाफ हिंसा के रूप में विरोध करती थी। देखिए, हिंसात्मक कार्रवाई, ये लोग हिंसा ले रहे थे। अभिनव भारत उन्होंने गठन कर दिया। ऐसे ही इटली में एक संगठन बना था, उसी के छत पे ये बना था। क्या नाम था? मेजली ने बनाया था, तरुण लीग। मेजली तरुण लीग, ये ऊपर हाथ लगाया है। मेजली के तरुण इटली पर अभिनव भारत संगठन आधारित अभिनव भारत संगठन आधारित था। ये इसके बाद ये वीडी सावरकर लंदन चले जाते हैं और वीडी सावरकर, इनकी जो अभिनव भारत है, ये अंग्रेजों से बदला लेने के लिए। आप लोगों ने इतिहास में एक कांड सुना होगा जो बाद में आने वाला है,
कांड हुआ था जो अमृतसर में हुआ था, कौन सा कांड? चलिए और 1919 उसके कौन थे जिसने गोली चलवाई थी? जनरल डायल सर। डायर। डायर को जिसने गोली मारा था वो अभिनव भारत से ही जुड़ा हुआ था। ऊधम सिंह। ठीक है, और किसने मारा था? ऊधम सिंह। तो इन्होंने अपनी संगठन नासिक में तो खोला, लेकिन ये लंदन भी चले गए। लंदन में भी इनकी कई शाखाएं खुल गई। तो लंदन में भी भारतीय लोग, मतलब यहाँ पे इस आंदोलन का ये प्रभाव हुआ कि लंदन में भी भारतीय लोग अंग्रेजों का विरोध करने लगे, यहाँ तक कि गोली मारकर लोगों की हत्या करने लगे। तो ये एक क्रांतिकारी संगठन था 1904 ईस्वी में, वीर सावरकर। तो ये महाराष्ट्र में था। महाराष्ट्र के साथ साथ बंगाल में भी क्रांतिकारी संगठन का गठन होने लगा और अंग्रेजों से सीधे ये लोग हिंसा के आधार पे क्या कहते हैं आगे आए। ये जो दौर था, ये दौर हिंसा का था। इसके बाद जो दौर आता है, इसके बाद फिर आता है गांधी युग, अहिंसा का युग आता है। देखिए अभी आपको ये चीजें इतिहास में बहुत रटने की जरूरत नहीं है। ये चीज समझना है कि हम क्रम से क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं बंगाल विभाजन, वो हुआ रद्द हो गया। हम ये पढ़ रहे हैं कि हिंसा के आधार पर ब्रिटिश सरकार का विरोध हो रहा है, तो ये संगठन बन रहा है, लेकिन ये संगठन भी सफल नहीं हो पाता है। जब गांधी जी की एंट्री हो जाती है भारत में, तब सीधे एक आंदोलन, जन आंदोलन के रूप में एक अहिंसावादी आंदोलन जन्म लेता है। और जब तक भारत का मतलब आज़ादी नहीं हो जाती है, तब तक ये आंदोलन चलता ही रहता है। चलिए इसको बंद कर दीजिए।